बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक दो दिन से कराची के एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिब का मामला सोशल मीडिया पर अच्छा खासा चल पड़ा है। उनके मखसूस ड्रेस और उनके जो मॉडलिंग के मुख्तलिफ अंदाज हैं वो तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ उस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ मज़ाक उड़ा रहे हैं, कुछ दिफा कर रहे हैं, कुछ मज़ाक उड़ाने वालों का बल्कि तनकीद करने वालों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और एक अजीब तरह का मामला चल पड़ा है, जैसे हमारे यहाँ अमूमन होता है। और इस सारे मामले में जो असल मसाइल हैं वो नज़रों से ओझल होकर रह गए हैं। बड़ी हद तक जो बातें हो रही हैं दोनों जानिब से, तनकीद करने वालों की जानिब से भी और दिफा करने वालों की जानिब से भी, उनमें जो असल सवालात हैं जिन पर होनी चाहिए बहस, वो सवालात कहीं पीछे रह गए हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस मामले में मैं भी कुछ अपनी बात वाज़ेह करूं और बताऊं कि जो असल सवालात हैं वो क्या हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये कि ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे तो नहीं होता, उसका रोब होता है, और जो इस तरह ख़वातीन का लिबास या अजीब तरह की हरकतें करता है तो उसका रोब दबदबा कहाँ रहता है। इसके जवाब में कुछ लोग कहते हैं ये तो आपके जहन में बरतानवी इस्तेमार के दौर में, कलोनियलिज्म के दौर में जो बाबू होते थे, जो ब्यूरोक्रेट होते थे, जो अफसर होते थे, वो तसव्वुर है, और हमें अब इस तसव्वुर से जान छुड़ानी चाहिए। और अवामी खिदमत और इस तरह के दलाइल इसके जवाब में दिए जा रहे हैं। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि लिबास के साथ असिस्टेंट कमिश्नरी का क्या लेना देना है, बल्कि ये भी कहा कि अगर किसी को इसके यहाँ रिश्ता भेजना हो या इसने किसी के यहाँ रिश्ता भेजना हो, वो तो बात करे, लेकिन बाकियों का इससे क्या लेना देना। अच्छा, वैसे ज़िमनी तौर पर जब रिश्ते की बात आ ही गई तो कोई पूछ लें, ये पोस्ट लिखने वाले हमारे दोस्त से या इन असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछना चाहें तो इनसे पूछ लें कि रिश्ता अगर इनके पास आएगा या ये भेजेंगे तो वो किसी औरत का होगा या मर्द का। यानी ये अगर शादी करना चाहेंगे तो औरत के साथ करेंगे या मर्द के साथ। ये बात इसलिए मैं कहनी ज़रूरी समझता हूँ कि इन साहब की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की कुछ पोस्टें लोगों ने शेयर की हैं जिनमें ये गे और होमोसेक्सुअल्स की जो प्राइड होती है, परेड, तो उसकी तहसीन करते हुए भी दिखाई देते हैं। वैसे भी जितनी बातें सामने आई हैं उनसे मालूम होता है कि ये ट्रांसजेंडर हैं, यानी बज़ाम खुद ये वो शख्स हैं जिनकी जिस्मानी तौर पर जिन्स कुछ और हो, लेकिन ये उस जिन्स में ख़ुद को अनफिट समझते हैं, और इस वजह से ये अपने जिन्स से और अपनी सिन्फ से मावरा होकर एक और सिन्फ इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कहा जाता है। यहीं से असल मसले की निशानदही होती है, लेकिन लोग उस असल मसले की तरफ जाने के बजाय दिफा में फिर ये कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़हीन आदमी हैं और बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा है, बहुत कुछ लिखा है, फ़लाँ फ़लाँ के लिए गाने भी लिखे हैं। फ़लाँ फ़लाँ जिनके लिए गाने लिखे हैं वो तो एक खैर अलग दास्तान है, लेकिन चलें, लिख लिए हैं, गाने भी लिख लिए हैं, बहुत तख्लीक़ी ज़हन का आदमी है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी मान लिया कि इसको बड़ी बहुत सलाहियत हासिल है। तो इससे असल मसले का जवाब तो नहीं हासिल होता। जैसे वो बाज़ लोगों के एतराज़ात आपके ख़्याल में असल मसले से बहस नहीं करते, असिस्टेंट कमिश्नरी से क्या लेना देना, तो फ़लाँ फ़लाँ के लिए गाने लिखने का असिस्टेंट कमिश्नरी से क्या लेना देना। असल सवालात क्या हैं? बाज़ लोगों ने, यानी हमारे मज़हबी तबके में भी ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं और आरा पाई जाती हैं, तो उन्होंने मौका गनीमत जानकर कोई 2 साल कबल जो वाक़या हुआ था, एक अदालत ने एक ब्यूरोक्रेट को नाजेबा लिबास में अदालत में आने पर डांट पिलाई थी, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उस मामले को भी तनकीद का निशाना बनाया हमारे बाज़ दोस्तों ने, और कहा कि अगर वो सुर्ख कोट पहन कर आया है या चप्पल पहन कर आया है तो अदालत ने उसका बुरा मनाया। अब ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह का लिबास पहन रहे हैं, तो इस पर तो अदालत कुछ नहीं कहती। भाई, यहाँ भी आप असल मसले को भूल गए हैं। वहाँ तो अदालत में ब्यूरोक्रेट साहब को बुलाया गया था,
وہ अदालत में इंतहाई लाउबाली अंदाज में, लापरवाही के अंदाज में, जैसे आई टेम केयर कहते हैं, उस अंदाज में हाजिर हुए थे। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें कोट पैंट वगैरह पहनने का नहीं कहा गया था, शलवार कमीज़ का भी कहा गया था कि उसमें भी आप आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए जब आप अदालत में पेश हो रहे हों। अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, अगर इनको अदालत में तलब किया गया और ये उस तरह के लिबास में अदालत में दाखिल हुए और अदालत में हाजिर हुए, तो फिर शायद अदालत इनको भी पूछे, और अगर ना पूछे तो फिर आपकी तनकीद उस वक्त बनेगी। इस वक्त तो इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस मामले ने, इस असिस्टेंट कमिश्नर साहब के इस मामले ने ड्रेसिंग के मामले को एक दफ़ा फिर बहस का मौजू बना दिया है, बिलखुसूस क्रॉस ड्रेसिंग का। ये तो क्रॉस ड्रेसिंग का मामला है ना। वो हैं कुछ, वो पहनते कुछ हैं। अब यहाँ वो बात आ जाती है कि भाई उसकी मर्जी, वो जो पहने। जी, यहाँ से असल मसले की तरफ एक दफ़ा फिर निशानदही होती है कि असल मसला अखलाकी अक़दार का है, और अखलाकी अक़दार की एक दूसरे के साथ जब होती है कशमकश, तो उसमें तरजीहात का के तयन का मामला है। कौन सी अखलाकी कदर दूसरी अखलाकी कदरों पर फ़ोक़ियत रखती है। मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर यह मिसाल दी है कि अगर कैपिटलिस्ट लिबरल सोसाइटी है तो उसमें आज़ादी की कदर को मुसावात, इक्वालिटी की कदर पर फ़ोक़ियत हासिल होगी, और अदम मुसावात को एक फ़ितरी अम्र माना जाता है। और अगर सोशलिस्ट सोसाइटी है तो उसमें इक्वालिटी सबसे बड़ी कदर मानी जाती है, और उसको हासिल करने के लिए आज़ादी पर कदगन लगाए जाते हैं। आज़ादी की अहमियत से सोशलिस्ट इनकार नहीं करते, ना ही मुसावात की अहमियत से कैपिटलिस्ट इनकार करते हैं। लेकिन जब आज़ादी और मुसावात का आपस में तसादुम हो तो कैपिटलिस्ट कहते हैं आज़ादी ज़्यादा अहम है, और सोशलिस्ट कहेंगे कि मुसावात ज़्यादा अहम है। हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? हमारा निज़ाम क्या कहता है? एक इस्लामी रियासत का आईन इस मामले में क्या रहनुमाई देता है? देख लीजिए। आपका आईन अपने दीबाचे में कहता है कि कायनात पर, पूरी कायनात पर हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। आपके आईन का दीबाचा ये कहता है कि पाकिस्तान में तमाम इख्तियारात, रियासती हुकूमती जितने इख्तियारात हैं, वो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किए जाएंगे। आपके आईन के दीबाचे का ये कहना है कि आज़ादी, जमहूरियत और दीगर तमाम हुकूक हम यकीनी बनाएंगे, लेकिन इस्लाम की हुदूद के अंदर रहते हुए। आपके आईन की पहली दफ़ा कहती है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। दूसरी दफ़ा कहती है इस मुल्क का रियासती मजहब इस्लाम है। फिर दफ़ा 2 अलिफ का कहना है कि दीबाचे में जो बातें कही गई हैं वो महज दीबाचे में नहीं है, वो आईन का बाकायदा हिस्सा भी हैं। फिर आगे जाइए मज़ीद, आपको रियासती पॉलिसी के रहनुमा उसूलों में ये उसूल मिलता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि मुसलमानों को ऐसा माहौल फ़राहम करे जिसमें वो अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी भी और इज्तिमाई ज़िंदगी भी इस्लाम के आला अखलाकी अक़दार और उसूलों की रोशनी में बसर कर सकें, और वो इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी का मफ़हूम समझ सकें। फिर आपके आईन का ये भी कहना है कि इस मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत में मज़कूर इस्लामी अहकाम से मुतसादिम नहीं बनाया जा सकता, और जितने मौजूदा कवानीन हैं उनको इस्लामी अहकाम के मुताबिक किया जाएगा। कोई चीज़ इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है तो उन चीज़ों को ख़त्म करके इन मौजूदा कवानीन को इस्लाम से हम आहंग बनाया जाएगा। हम आहंग बनाने के लिए आपको कानून में तरामीम भी करनी पड़ती हैं, और कानून का मफ़हूम कैसे मुतय्यन किया जाता है उसमें असल इख्तियार और असल जो मामला है वो अदालत में सामने आता है। चुनांचे अदालत की ज़िम्मेदारी ये है कि कानून की ताबीर व तशरीह इस तरह करे कि वो कवानीन इस्लामी उसूलों से हम आहंग हो जाएँ। ये बात 1991 के कानूनी नफाज़ी शरीयत की दफ़ा 2 में भी कही गई है, दफ़ा 4 में भी कही गई है। दफ़ा 2 में शरीयत की तारीफ़ पेश की गई है, और दफ़ा 4 में कहा गया है कि तमाम अदालतों पर लाज़िम है कि तमाम कवानीन की ताबीर व तशरीह शरीयत के मुताबिक करें, इस्लामी अहकाम के उसूलों के मुताबिक करें। तो असल मामला ये है कि क्या आपका आईन और आपका जो कानूनी निज़ाम है वो इन उमूर की इजाज़त देता है? जैसे मैं पहले एक मौके पर तफसील से बता चुका हूँ, पाकिस्तान के आईन की रूह से कोई तीसरी जिन्स नहीं है। 2 ही जिन्स हैं, 2 ही सेक्सेस हैं, मर्द और औरत, और 2 ही जेंडर्स हैं, 2 ही सिन्फ हैं, मर्द और औरत। हमारा आईन
जिन्स और सिन्फ में फ़र्क नहीं करता, जो जिन्स है वही सिन्फ है, जो सिन्फ है वही जिन्स है, और हमारे आइन की रूह से दो ही जिन्स हैं और दो ही सिन्फ हैं, तो ना कोई तीसरी सिन्फ है ना कोई तीसरी जिन्स है। यही इस्लामी शरीयत का भी हुक्म है, और मैं इस पर भी तफसील से बात कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, मैं उसको यानी दोहराने का वक्त मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो अगर हमारे आइन की रूह से भी, हमारी शरीयत की रूह से भी जिन्स बस दो ही हैं और जिन्स और सिन्फ में कोई फ़र्क नहीं है, और जो जिन्स है वही सिन्फ है, तो फिर ये मावराए सिन्फ ट्रांसजेंडर के लिए गुंजाइश कहाँ से पैदा हुई? इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2018 में कानून मंजूर हुआ है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो उसमें लोगों को इख्तियार दिया गया है कि वो जिस तरह की सिन्फ अपनाना चाहें अपना सकते हैं। जिस्मानी तौर पर मर्द है लेकिन वो औरत खुद को कहलवाना चाहता है, ट्रांस वुमेन बन सकता है। और अगर औरत है, मर्द बनना चाहती है, तो वो भी। और नादरा के रूल्स और सब कुछ उसके मुताबिक फिर बनाए गए हैं, और इस पर काफ़ी तफसीली बहस हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बहस एक दफ़ा फिर उठ गई है, क्योंकि वो जो कानून है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, उसके खिलाफ वफाकी शरई अदालत में कई सालों से पिटीशनें, शरीयत दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, अदालत फैसला नहीं कर रही। और अदालत क्या कर रही है उस पर मैं एक अलग नशस्त में इंशाअल्लाह तफसीली बात करूँगा। इसी तरह उस एक्ट के खिलाफ जब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने तफसीली तौर पर अपनी राय पेश की, सेनेट में तरमीमी बिल पेश किया, फिर काफ़ी बहस सोशल मीडिया पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर भी वो बहस चल पड़ी, और फिर दीगर तरमीमी बिल दीगर अफराद की जानिब से भी आए। बिल आखिर सितंबर 2022 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में उन तरमीमी बिलों पर बहस शुरू हुई। मालूम हुआ कि अब तो ये कानून तब्दील करना पड़ेगा, तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने सेनेट के चेयरमैन से मज़ीद वक्त मांग लिया। उसके बाद ये 6 महीने होने को आए हैं, 5 महीने तो हो चुके, तो अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी इन हरकतों की वजह से, उनके इस लिबास की वजह से, उनकी इन तस्वीरों की वजह से ये मामला एक दफ़ा फिर मंज़र-ए-आम पर आ गया है, और अब सोशल मीडिया पर भी ये बात चल रही है, बाकी फ़ोरम्स पर भी चली जाएगी। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या आपके पाकिस्तान के आईन और कानून की रूह से इसकी गुंजाइश है? ये जो कानून जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सारा कुछ बनाया गया है, क्या ये कानून शरीयत के मुताबिक है? क्या ये आईन से मुतसादिम है या नहीं है? ये बहस भी होनी चाहिए, और इस बात पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिस तरह क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे हैं और दीगर उनकी हरकतें आपके सामने आई हैं, क्या ये उमूर हमारे अखलाकी अक़दार की रूह से मिसकंडक्ट में आती हैं? अगर मिसकंडक्ट में आती हैं, और क्या ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए या सिविल सर्विस में मौजूद अफराद के लिए इस तरह की हरकतें उनको ज़ेबा हैं? क्या इस इन हरकतों की बिना पर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है? इसी तरह ये सवाल भी होगा कि क्या ये फ़हाशी के ज़ुमरे में आती हैं ये हरकतें, जो जिस तरह का लिबास वो पहनते हैं? अब फ़हाशी किसी गैर इस्लामी मुल्क में, किसी सेकुलर मुल्क में शायद कोई इशू ना हो, लेकिन हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब भी मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान में फ़हाशी के मुतालिक दफ़ात मौजूद हैं। और हमारे यहाँ तो इज़हार राय की आज़ादी का हक़ इस्लामी उसूलों के मातहत है। दफ़ा 19 जो आइन की है, जिसमें इज़हार राय की आज़ादी का हक़ दिया गया है, उसमें दीगर उमूर के अलावा इस्लामी उसूलों का भी ज़िक्र है कि उनकी रोशनी में इज़हार राय की आज़ादी का हक़ लोगों को मुयस्सर होगा। तो क्या ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इज़हार राय की आज़ादी का हक़ है, या ये अगर शरीयत के अखलाकी अक़दार से मुतसादिम हैं ये बातें, तो फिर इनकी गुंजाइश शरीयत में कहाँ निकलती है और आइन में कहाँ निकलती है? क्या इस्लामी कानून की रूह से कोई मर्द किसी औरत का लिबास पहन सकता है? क्या कोई औरत किसी मर्द का लिबास पहन सकती है? क्या कोई औरत किसी मर्द से मुशाबहत इख्तियार कर सकती है? क्या कोई मर्द किसी औरत से मुशाबहत इख्तियार कर सकता है?
یہ ہمارے لیے قانونی مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو اخلاقی اصول ہیں یہ شریعت کی وجہ سے اور آئین کی وجہ سے قانون کا حصہ ہیں، اس لیے یہ محض اخلاقی بحث نہیں ہے جیسے کچھ لوگ کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اخلاق بھی محض کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اخلاقی جو یہ سوالات ہیں یہ قانونی سوالات بھی ہیں، اس لیے یہ جو امور ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات پر بھی نظر رہے جس کو کئی لوگوں نے نظر انداز کیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے دوست اس ارد گرد جو موجود ہیں جو اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا یوں کہیں کہ چکمہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ خواجہ سرا کا نام لیا جاتا ہے، وہ لوگ جن کو جسمانی طور پر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ابہام ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جن کو خنثی کہا جاتا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت نہ وہ خنثی ہوتے ہیں نہ وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں، وہ در حقیقت مرد ہوتے ہیں لیکن عورت کے نام پر عورت کا نام اپنانا چاہتے ہیں، عورت کی صنف اپنانا چاہتے ہیں، یا عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ مرد کی صنف اپنانا چاہتی ہیں، جن کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجنڈرز الگ ہیں، خواجہ سرا کا مسئلہ الگ ہے، وہ مرد ہوتا ہے جس کو نامرد بنایا گیا ہوتا ہے، اور خنثی کا مسئلہ الگ ہے جس کی جنس کے تعین میں ابہام پایا جاتا ہے، جب وہ ابہام دور ہو جائے تو اس کو یا مرد مانا جاتا ہے یا عورت مانا جاتا ہے۔ اور لباس کا مسئلہ اور فحاشی کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے مرد کے لیے ستر عورت یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم ہے اس کی الگ حدود ہیں، عورت کے لیے الگ حدود ہیں۔ تو اگر یہ شخص مرد ہے تو اس کے لیے پھر مردوں کا جو ستر کا تصور ہے، جسم کا حصہ جو چھپانا ہے اس کی الگ حدود ہوں گی، اور اگر یہ عورت ہے تو اس کے لیے پھر الگ حدود ہوں گی، اور ان حدود کی پامالی پر فحاشی کا بھی سوال اٹھے گا، پھر ظاہر انضباطی کارروائی کا بھی سوال اٹھے گا۔ اس لیے ایک دفعہ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ان اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بحث جو ہمارے ہاں یوں کہیں کہ پیچھے چلی گئی تھی، اور ہمارا جو ایک قومی المیہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ شارٹ ٹرم میموری لاس میں مبتلا ہیں، جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ایشو اٹھتا ہے، بحث ہوتی ہے، پھر معاملہ لٹک جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اصل میں کیا یہی ہے کہ چونکہ اس وقت بحث گرم تھی تو انہوں نے معاملہ ملتوی کر دیا کہ چلیں کچھ مہینے بعد دیکھیں گے، تب تک یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، لوگوں کی توجہ چند اور مسائل کی طرف چلی گئی ہوگی۔ تو چونکہ ان صاحب کی ان تصویروں کی وجہ سے، ان پوسٹوں کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ایک دفعہ پھر ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کی طرف مبذول ہو چکی ہے، تو اس پر ان کا شکریہ تو بنتا ہے۔